लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैरेटो चार्ट के बारे में कि कैसे हम अपने नंबर ऑफ प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए। सो नेक्स्ट हमारा क्वालिटी टूल रहेगा, ये हमारा थर्ड क्वालिटी टूल है 7 क्वालिटी टूल में से, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। सो द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम आइडेंटिफाइज मैनी possible causes for an effect or problems. Cause and effect diagram आपके प्रॉब्लम में कितने टाइप की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मीन्स आपके प्रॉब्लम के लिए कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं पॉसिबल, उनको आइडेंटिफाई करता है। ओके, और ऑल्सो कॉल्ड एज इशिकावा डायग्राम और फिशबोन डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इशिकावा डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है और फिशबोन डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। कॉज डिटरमाइन इन मेजर कैटेगरीज। आपके जो पॉसिबल कॉजेस है, आपके प्रॉब्लम के जो पॉसिबल कॉजेस है उनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं और सिंपल करने के लिए कि हमारे पॉसिबल कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं किसी भी डिफेक्ट के लिए। डिटरमाइन इन मेजर कैटेगरीज। आपके कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या आप कह सकते हैं फिशबोन डायग्राम में पॉसिबल कॉजेस जो है किसी डिफेक्ट के, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसे और भी कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। इन कैटेगरीज को 6M कहा जाता है या तो फिर 5S। ये 6M जो होते हैं वो होता है मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट और मिलियू। मीन्स ये एक जापानी टर्म है, इसका मीन होता है इन्वायरमेंट। सो हमारे ये 6 M होते हैं जो कि हम कैटेगराइज कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेम आइदर हम 6M का यूज़ कर सकते हैं या हम 5S का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 5S होता है, कौन कौन से होते हैं 5S? सराउंडिंग, सप्लायर्स, सिस्टम, स्किल्स एंड सेफ्टी। दोनों में से आइदर 6MS में से या 5S में से हम दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के कॉजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, सो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जो है वो आप एक सिंगल पर्सन भी उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, बट ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि आपके जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या फिशबोन डायग्राम की एक्टिविटी है वो क्रॉस फंक्शन टीम के साथ की जाए। अब क्रॉस फंक्शन टीम मीन्स क्या? क्रॉस फंक्शन टीम जैसे क्वालिटी हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ये क्रॉस फंक्शन टीम आती है। आपकी क्वालिटी, प्रोडक्शन, डिज़ाइन, ऑपरेशन, ये सारी क्रॉस फंक्शन टीम्स होती है। मीन्स आप एक ही डिपार्टमेंट से एक पर्सन्स को सिलेक्ट कीजिए इन कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के एक्टिविटी के लिए, सो क्रॉस फंक्शन टीम आपकी बन जाएगी। नाउ हम देख लेते हैं कि फिशबोन डायग्राम बनाते कैसे हैं। फिशबोन डायग्राम बनाने के लिए सिंपल सी प्रोसेस रहती है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड फिशबोन डायग्राम। आप जब भी ये डायग्राम बनाते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, तो वो एक एज अ फिश के स्केलेटन टाइप बनता है, इसलिए इसे फिशबोन डायग्राम कहा जाता है। और इसे इशिकावा डायग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे डॉक्टर इशिकावा ने इंट्रोड्यूस किया था। सो आप आइदर इसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कहिए, फिशबोन डायग्राम कहिए या इशिकावा डायग्राम कहिए, सेम ही है। ओके, सो सबसे शेप का एक स्केच बना लेते हैं जिसमें हम फिशबोन के हेड में प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमें कौन से प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये फिश की टेल हो गई, ये फिश के स्केलेटन्स हो गए, और यहाँ आप कंसिडर कर सकते हैं फिश का हेड। तो फिश के हेड जो कि राइट हैंड साइड है, वहाँ हम अपने प्रॉब्लम को स्टेट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स के हमें पॉसिबल कॉजेस आइडेंटिफाई करने हैं, इस कॉज प्रॉब्लम को हम राइट हैंड साइड उसके हेड में स्टेट करेंगे। ओके, ड्रॉ मेजर स्पाइन्स एंड कनेक्टर लाइन, लेबल ईच स्पाइन एज मैन, मेथड, मशीन, मेजरमेंट, मटेरियल एंड एनवायरनमेंट। हमने इसके स्पाइन्स बना लिए, स्पाइन्स और कनेक्टर्स, और उसमें हमने अपने 6M को मेंशन कर दिया। 6M आपके मेथड,
मैन, एनवायरनमेंट, मटेरियल, मेजरमेंट और इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट को हम मेजरमेंट भी कहते हैं 6M के तौर पे, और एनवायरनमेंट को मिलियन। सो द लास्ट वन इज एक्सप्लेन द कैटेगरीज ऑफ फिशबोन डायग्राम टू द क्रॉस फंक्शन टीम। अब जब भी क्रॉस फिशबोन डायग्राम की एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आप पहले फिशबोन डायग्राम बना लीजिए। क्रॉस फंक्शन टीम मीन्स आपकी क्वालिटी टीम हो गई, आपकी प्रोडक्शन टीम हो गई, आपकी ऑपरेशन हो गई, डिज़ाइन हो गई। इन सारी टीम को आप अपने जो ग्राउंड रूल्स होंगे या फिर आपके कुछ रूल्स होंगे इन एक्टिविटी को प्ले करने के लिए, वो आप उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, सो आई थिंक हमें अब फिशबोन डायग्राम हम बनाना सीख रहे थे, किस टाइप से हम एक्सेल में बना सकते हैं। सो मैं शेप सिलेक्ट करता हूँ। एक सबसे पहले फिश बोन डायग्राम की बोन, इंसर्ट में शेप में मैंने एरो सिलेक्ट किया और एरो जो कि आपके फिश की बोन हो गई है। वेट में थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ इसका ताकि आपको क्लियर दिखे। सो नाउ मुझे चाहिए इसका हेड, जहाँ पे मैं अपने प्रॉब्लम को स्टेट करूँगा। यहाँ मैं अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखूँगा कि मुझे प्रॉब्लम एक्चुअल में मुझे प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है। शेप फिल नो फिल। ओके, तो ये आपका हेड हो गया। दिस शुड बी लाइक दिस। ओके, सो नाउ हमारा फिश बोन डायग्राम के स्केलेटन्स बन चुके हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं अपनी कैटेगराइज डिफाइन कर लूँगा यहाँ पे, और इजी जाए हमें समझने के लिए कि हमें किस कैटेगरी में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने हैं। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें 6 के 6M ही लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि हमारी प्रॉब्लम 4M से ही सॉर्ट आउट हो रही हो या फिर 3M से सॉर्ट आउट हो रही हो। कुछ कंपनियां 6M यूज़ करती है, जो बड़ी कंपनी रहती है वो एनवायरनमेंट को भी इन्वॉल्व करती है। कुछ कंपनियां जो छोटे स्केल्स प्रोडक्शन रहते हैं वो 4 या 3M में भी अपने पॉसिबल कॉजेस को आइडेंटिफाई कर सकती है। सो दिस विल बी मैन। ओके, सो हमारा फिशबोन डायग्राम बेसिक्स बन चुका है। नाउ अब एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी प्रॉब्लम के पॉसिबल कॉजेस को ढूंढना है। सो लास्ट वीडियो में मैंने पैरेटो चार्ट बनाया था। पैरेटो चार्ट में मैंने अपने प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज कर लिया था कि आपके ड्रिल ब्रोकन, डेंड डैमेज, चैटर मार्क, टैपिंग ब्रोकन, इस टाइप से मैंने पैरेटो चार्ट बनाया था इनका। और यहाँ पे मैंने प्रायोरिटाइज किया था कि ड्रिल ब्रोकन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में रिजेक्ट हो रहा है। सो मैं चेक करता हूँ कि फिशबोन डायग्राम में ड्रिल ब्रोकन की हम एग्जांपल लेते हैं और इसके पॉसिबल कॉसेज ढूंढते हैं। आपने क्रॉस फंक्शन टीम बना ली है। आपके क्रॉस फंक्शन टीम में क्वालिटी का एक पर्सन है, प्रोडक्शन का एक पर्सन है, ऑपरेशन और डिज़ाइन के कुछ पर्सन हैं। आपकी क्रॉस फंक्शन टीम से आप अब डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि पॉसिबल कॉसेज ड्रिल ब्रोकन के लिए मैन में क्या हो सकते हैं, मेजरमेंट में क्या हो सकते हैं, मशीन में क्या हो सकते हैं। ये कैटेगरी से आपके जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो काफ़ी ईजी हो जाती है कि आपके जिस कैटेगरीज में मैन की जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैन में लिखी जाएगी। एक प्रकार से आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपके जो कॉजेस है वो आपके शॉर्ट आउट रहता है इसमें। चेक करते हैं कि ड्रिल ब्रोकन, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पैरेटो चार्ट में डिफाइन किया था कि मुझे सबसे पहले ड्रिल ब्रोकन को अपने डिफेक्ट्स में से एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसके प्रोडक्शन रिजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है।
सो ड्रिल ब्रोकन मैंने अपने फिश के हेड लिख लिया है कि ये हमारा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है। नाउ अब हम चेक करते हैं कि मैन में क्या पॉसिबल कॉसेस हो सकते हैं। आपके इस फिश के स्केलेटन में आपकी ये जो मेन कैटेगरीज है उसमें अब सब कैटेगरीज बनती जाएगी। सब कैटेगरीज आपके इस टाइप से बनेगी। ओके, एंड मैन ड्रिल ब्रोकन के लिए मैन मीन्स आप इसको कह सकते हैं इवन ऑपरेटर्स या फिर आपके कोई भी डिपार्टमेंट के पर्सन जिनके कारण ये पॉसिबल हो सकता है। सो ऑपरेटर्स, मान लीजिए आपके ऑपरेटर्स स्किल नहीं है, आपने ऑपरेटर्स न्यू ज्वाइनिंग है, आपके ऑपरेटर को आपने ट्रेनिंग नहीं दी है, तो ये एक पॉसिबल कॉजेज हो सकता है कि आपके पार्ट्स में आपकी ड्रिल जो है वो ज़्यादा ब्रोकन हो रही है। आपकी क्रॉस फंक्शन टीम में से किसी ने कहा, आप किसी टीम मेंबर ने कहा कि ऑपरेटर स्किलफुल होना चाहिए। आपका एक पॉसिबल कॉसेस ये हो गया आपके ड्रिल ब्रोकन का। अनदर पॉसिबल कॉसेस हो सकता है कि जब ड्रिल आपका प्रोसेस चालू है, आपकी मशीन चालू है, बट ऑपरेटर इतना अवेयर नहीं है। ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर आपका मशीन से साइड हो जाता है, मशीन की तरफ उसका ध्यान नहीं रहता है। एबिलिटी ऑफ ऑपरेटर, मान लीजिए आपकी मशीन टोटली रनिंग पे है बट शिफ्ट चेंज हो रही है, ऑपरेटर शिफ्ट अपनी चेंज कर रहा है, ऑपरेटर जो पहले शिफ्ट का ऑपरेटर था वो घर जा चुका है बट सेकंड ऑपरेटर नहीं आया है, बट स्टिल आपकी मशीन चालू है क्योंकि उसमें ड्रिल के काफ़ी ऑपरेशन होने हैं। इस कंडीशन में भी आपकी ऑपरेटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। ये आपको किसी एक क्रॉस फंक्शन टीम के पर्सन ने सजेस्ट किया कि ऑपरेटर की अवेलेबिलिटी कभी कभी नहीं होती है वहाँ पे। ड्रिल ब्रोकन होते हैं अपने पार्ट्स में। ये आपके मेन कैटेगरीज हो गई, मैन, मेजरमेंट, मशीन्स, और आपकी ये सब कैटेगरीज बनती जा रही है। सब कैटेगरीज ये सेकेंडरी कैटेगरीज हो गई आपकी। सेकेंडरी कैटेगरी में भी आपकी और कैटेगरीज निकल सकती है। ऑपरेटर स्किल्स में भी आपकी और कैटेगरी निकल सकती है कि ऑपरेटर स्किलफुल क्यों नहीं है, ऑपरेटर की अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है। इसके बाद भी आपकी इसमें तो टर्शरी कैटेगरी निकल सकती है। ओके, सेकंड हम देखते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या पॉसिबल कॉसेस हो सकते हैं कि हमारा ड्रिल ब्रोकन हो रहा है। मेजरमेंट में मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारा जो पार्ट है काफ़ी हार्ड आ रहा है, उसकी जो हार्डनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट वो हार्डनेस हम यहाँ पे चेक नहीं करते क्योंकि वो हमारे प्रोसेस में नहीं है। मटेरियल की हार्डनेस, पार्ट की हार्डनेस चेक की मेथड हमारे स्कोप में नहीं है या हम लोग चेक नहीं करते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है ड्रिल के ब्रोकन होने का। मान लीजिए आपके पास कुछ पार्ट आते हैं और आपने उसी समय उसकी हार्डनेस चेक कर ली, आप सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कौन से पार्ट आपके ओके है, कौन से पार्ट आपके ओके नहीं है। आपके जो ड्रिल ब्रोकन की जो प्रॉब्लम थी वो 20 to 30% सॉर्ट आउट हो सकती है। आप ये कह सकते हैं कि ये भी एक पॉसिबल कॉसेस है आपका मेजरमेंट में। देन सेकंड, यदि कुछ पॉसिबल कॉसेस आपको मेजरमेंट में नहीं मिलते हैं तो हम आगे भी जा सकते हैं। अपना थर्ड जो कैटेगरीज है वो है मशीन। मशीन में क्या क्या पॉसिबल कॉसेस हो सकते हैं। मशीन की कंडीशन, आपकी मशीन काफ़ी ओल्ड है, आपकी मशीन उतना सस्टेन नहीं कर रही है कि एक साथ 4-5 या कंटिन्यूसली ऑपरेशन कर सके, फिर भी मशीन में इतना लोड है कि मशीन को एक साथ 4 से 5 ऑपरेशन करना ही पड़ रहा है कंटिन्यूसली में। मशीन
सस्टेन नहीं कर पा रही है आपके, सो ड्रिल ब्रोकन की एक पॉसिबल कॉसेस हो रहा है। देन मान लीजिए आपकी मशीन में वाइब्रेशंस ज़्यादा आ रहा है, वाइब्रेशन भी एक आपके मशीन के पॉसिबल कॉजेस हैं। ये मैक्सिमम मशीन के आपके जो पॉसिबल कॉजेस है वो मेंटेनेंस टीम दे सकती है। इसीलिए फिशबोन डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में आपकी क्रॉस फंक्शन टीम का होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी टीम ये नहीं बता सकती कि मशीन के वाइब्रेशन के कारण आपका ड्रिल ब्रोकन हो रहा है, या आपके मेंटेनेंस के पर्सन नहीं बता सकते कि आपकी हार्डनेस जो है वो ज़्यादा है, इसके कारण आपके ड्रिल ब्रोकन हो रहा है। सो क्रॉस फंक्शन टीम का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। सो मशीन वाइब्रेशन, एक और पॉसिबल कॉसेस हो गया इसका कि आपके ड्रिल ज़्यादा ब्रोकन हो रहे हैं। ओके, देन चेक करते हैं हम मेथड में कि हमारी कुछ मेथड तो गलत नहीं है जिसके कारण हमारा ड्रिल ब्रोकन के ज़्यादा पॉसिबल कॉसेस आ रहे हैं। सो अगेन, जैसे कि ड्रिल ब्रोकन, ड्रिल जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो सीएनसी या वीएमसी मशीन में कर रहे हैं। इधर सीएनसी में हम हॉरिजॉन्टली ड्रिल मार रहे हैं या तो वीएमसी में हम लोग वर्टिकल ड्रिल मार रहे हैं। सो इसमें एक दो ऑप्शन रहते हैं आपका। एक रहता है आपका स्पीड, ड्रिल की जो आरपीएम रहता है, ड्रिल के घूमने की स्पीड, जिसे हम आरपीएम से डिनोट करते हैं। सो मान लीजिए आपकी ड्रिल की जो स्पीड है वो आपने डिफाइन की है 200 आरपीएम, बट किसी कारणवश वो अभी चल रही है 400 आरपीएम। सो मेथड आपकी कहती है, आपकी प्रोसेस कहती है कि आपको ड्रिल की जो स्पीड रखनी चाहिए थी, ड्रिल की जो रोटेटिंग स्पीड रखनी चाहिए थी वो रखनी चाहिए थी 200 आरपीएम, बट आप चला रहे हैं 400 आरपीएम। ये भी एक पॉसिबल कॉसेस है ड्रिल के ब्रोकन होने का। सो नेक्स्ट वन, ड्रिल फीड रेट। मटेरियल को रिमूव करने के लिए, मटेरियल कटिंग के लिए ड्रिल की जो आपकी फीड है, मान लीजिए आपकी जो ड्रिल की फीड है वो चाहिए 2 mm पर सेकेंड, बट आपको टाइम सेव करना है। आपके प्रोडक्शन के सुपरवाइजर ने बोला है कि हमें पार्ट 1 घंटे में 10 की जगह आपको 15 चाहिए। सो आपने क्या किया कि आपने ड्रिल की जो फीड रेट है, फीड रेट या कटिंग रेट जिसको बोलते हैं, आपने 2 mm से करके 5 mm कर दी, पर सेकेंड कर दी। इस केस में आपकी ड्रिल की स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी कटिंग फीड रेशियो भी बढ़ेगा। सो ड्रिल के ब्रोकन होने के पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। सो ड्रिल की जो फीड रेट है वो भी आपकी एक पॉसिबल कॉसेस हो गई आपके ड्रिल को ब्रोकन करने के लिए। अब एक देख लेते हैं मटेरियल लास्ट। एनवायरनमेंट का इसमें कोई रोल नहीं आ रहा है, सो हम एनवायरनमेंट को इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपकी कोई टीम सजेस्ट करती है कि एनवायरनमेंट का भी प्रॉब्लम है, जैसे आपका टेम्परेचर्स या कुछ ह्यूमिडिटी या रस्ट वस्ट आ रही है टेम्परेचर के कारण या एनवायरनमेंट के कारण, सो आप वो भी उसको ब्रेनस्टॉर्म में ऐड कर सकते हैं। जितने पॉसिबल कॉसेस मिलेंगे आपको सारे इसमें ऐड करने हैं, कोई भी आपको मिस नहीं करना है। देन आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि आपको एक्चुअल में इनमें से कौन से कॉसेस जो है वो एक्चुअल में आपके ड्रिल ब्रोकन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो अब लास्ट मटेरियल में हम देख लेते हैं कि कौन से पॉसिबल कॉसेस हो सकते हैं। सो मटेरियल के लिए सबसे पहला हो सकता है कि हमारा जो पार्ट है
पार्ट जो हमने रॉ मटेरियल ऐसे सप्लायर से लिया हुआ है वो उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। अब आपका पार्ट की हार्डनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब हम इसको ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ड्रिल टूटने के चांसेस बहुत निकल रहे हैं। ये आपका एक पॉसिबल कॉसेस हो गया। दूसरा पॉसिबल कॉसेस आपका मटेरियल के लिए हो जाएगा, आपकी जो ड्रिल बिट है उसकी भी हार्डनेस होती है और वो हार्डनेस कम है। आपका मटेरियल ओके है बट आपकी ड्रिल बिट की जो हार्डनेस है वो ओके नहीं है। आपको चाहिए मान लीजिए 50 से 55 तक की, और ये एक एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूँ बस, और आपकी ड्रिल बिट की हार्डनेस है 40 समथिंग। ड्रिल ब्रोकन की कॉसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ड्रिल ब्रोकन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस टाइप से आपके मेन कैटेगरीज में से आपके सब कैटेगरीज निकलती गई। आपके पॉसिबल जो कॉजेस हैं, पॉसिबल जो आपके कॉजेस है, प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही है आपके सामने क्रॉस फंक्शन टीम के ब्रेनस्टॉर्मिंग से। इस टाइप से आपके फिशबोन डायग्राम कंप्लीट होता है। देन अब आप इसमें से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं या आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन से एक्चुअल में आपके वैल्यू एडेड है कि आप उनमें वर्क करके आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं ड्रिल ब्रोकन के कॉजेस को। अदरवाइज जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके कारण नहीं हो रहा है, जैसे मशीन का वाइब्रेशन, इसके कारण आपका ड्रिल ब्रोकन नहीं हो रहा है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से, और देन बाकी सब पे आप फोकस कर सकते हैं। फिशबोन डायग्राम में इतना ही। चलिए, थैंक यू।